हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी को फास्ट इन्फॉर्मेशन में स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 3 के बारे में बात करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 3 में हम आप लोग ऑब्जेक्टिव टाइप का एमसीक्यू कराएंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई भी एएनएम एग्जाम ले, कोई भी नर्सिंग एग्जाम ले लीजिए, चाहे जो वो एएनएम हो या जीएनएम हो या नर्सिंग का कोई भी एग्जाम ले लीजिए। ठीक है, इस टाइप का प्रश्न पूछे जाते हैं, लगातार पूछे गए हैं एग्जाम में। ठीक है, और बहुत सारा प्रश्न ऐसे है जो एग्जाम पूछे गए हैं, उसको हम इस प्रैक्टिस सेट में ऐड किए। ठीक है, तो आप लोग अगर चैनल पर नया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे, जो भी हम पढ़ाएं आप लोगों को पता चलता रहे। और क्या करिए कि वीडियो को अपने दोस्तों लोगों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, शेयर करने से उसको भी जानकारी मिल जाएगा कि फास्ट इन्फॉर्मेशन में क्या है, प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम अगर आप लोग अपना तो पढ़ ही लिए, बहुत सारा चीज़ पढ़े है, मॉक टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप प्रैक्टिस सेट नहीं करिएगा, नहीं देखिएगा, तो आप लोगों को तैयारी कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए आप लोग क्या करिए, मॉक प्रैक्टिस सेट ज़्यादा करिए। ठीक है, और प्रैक्टिस सेट हम आप लोग के फास्ट इन्फॉर्मेशन के चैनल पे कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो चलो हम पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन देख लेते, उसके बाद फिर इस मैटर पे बात करें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पॉजिटिव वास्तविक किसका संकेत है। यहाँ पे अल्प कैरियर माता ने ये गलत लिखा है, यहाँ होगा अल्प कैल्शियम रखता है। ऑप्शन मान लीजिए अल्प कैल्शियम रखता होगा। बीम दिया गया अति कैल्शियम रखता, सिम दिया गया हाइपोकैलेमिया, और डीम दिया गया क्या, हाइपर कैलेमिया। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसको मान लीजिए। ठीक है, सभी स्टूडेंट इसका उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में। पॉजिटिव वास्तविक किसका संकेत है, ये अल्प कैल्शियम रक्ता का है। किसका है, अल्प कैल्शियम रक्ता का है। ठीक है, तो पॉजिटिव वास्तविक जो होता है किसमें देखा जाता है, अल्प कैल्शियम रक्ता के जो पेशेंट होते हैं उसमें ये लक्षण देखे जाते हैं। ठीक है, इस तरह के पेशेंट में क्या होता है, इस तरह के जो पेशेंट होते हैं उसमें क्या होता है, जैसे कि उसका चेहरा क्या होता है, तंत्रिका चेहरा जो होता है, उसको जो तंत्रिका तंत्र होता है वो संकुचित होते रहते। ठीक है, उसको क्या होता है, संकुचित होते रहते, सिकुड़ जाते। ठीक है, उसमें क्या कहते हैं, पॉजिटिव वास्तविक का ये संकेत है। ठीक है, इसका जो सही उत्तर होगा क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, अगला प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा हानिकारक एनीमिया का कारण नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन में दिया है कि स्राव, बीम दिया गया है पुराना मदांतक, सीम दिया गया एंटीबॉडी का दीर्घकालिक उपयोग, और डीम दिया गया आंतरिक कार्य की कमी। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो एनीमिया किसके कारण होता है, देखिए पुराना मंदान कारण, एंटीबॉडी दीर्घकालिक उपयोग कारण, आंतरिक कारक की कमी के कारण। ये सब कमी के कारण क्या होता है, एंटीबॉडी या दीर्घकालिक उपयोग के कारण या आंतरिक कारक की कमी के कारण क्या होता है, एनीमिया होता है। मगर स्राव के कारण एनीमिया नहीं होता। तो सही आंसर जो होगा इसका, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, स्राव के कारण क्या होता है, अगर ब्लड कम हो जाएगा शरीर में तब एनीमिया होता है। ठीक है, मगर स्राव नहीं, स्राव इसका कारण नहीं है। तो स्राव का मतलब होता है खून बहना लगातार। ठीक है, ये तो होता नहीं है, तो इसका ये ऑप्शन हो जाए, क्योंकि पूछा है नेगेटिव में, पूछा क्या नहीं एनीमिया का कारण नहीं है, तो ये नहीं है। ठीक है, कारण ये नहीं है स्राव, ये तीनों कारण है। ठीक है, ये तीनों कारण है। सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि मरीज को पोटेशियम बॉन्ड दिया जाता है, किसमें दिया जाता है, हाइपोकैलेमिया में दिया जाता है, या हाइपर नेट्रेमिया में दिया जाता है, या हाइपर कैलेमिया में दिया जाता है, या हाइपोनेट्रीमिया में दिया जाता है। किसमें दिया जाता है पोटेशियम बॉन्ड, सभी स्टूडेंट इसका उत्तर दीजिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, हाइपर कैलेमिया हो जाएगा। ठीक है, यानी हाइपर कैलेमिया जो, तो मरीज पोटेशियम बॉन्ड दिया जाता है, किसमें दिया जाता है, हाइपर कैलेमिया हो जाता है। देखिए हाइपोकैलेमिया किसे कहते हैं, हाइपोकैलेमिया हम उससे कहते हैं जिसमें पोटेशियम क्या होता है, पोटेशियम शरीर में अगर पोटेशियम कम रहेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, हाइपोकैलेमिया कहेंगे। ठीक है, अगर शरीर में अगर ज़्यादा पोटेशियम हो जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, हाइपरकैलेमिया कहेंगे। ठीक है,
इसका जो सही आंसर होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, अगला प्रश्न पूछा गया गंभीर पेशी हरास विकास से रुग्णता तथा उपचर्म वसा का उपकक्ष किस रोग का लक्षण है। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया गया क्वास्क्यूर का, बीम दिया गया बेरी का, और सिम दिया गया स्कर्बिक, और डीम दिया गया मेरेस्मस का। तो जो यह विकास से रुग्णता तथा उपचर्म वसा का अपकक्ष किस रोग का लक्षण है। तो आंसर बताइए क्या होगा, किस लक्षण का, किस बीमारी का लक्षण है रुग्णता तथा उपचर्म वसा। देखिए रुग्णता और जो उपचर्म वसा जो का अपक्षय जो रोग का लक्षण है, किस रोग का है ये, मेरेस्मस का। किसका है ये, मेरेस्मस का है। ठीक है, मेरेस्मस का ये लक्षण है। सही आंसर जो होगा 4 नंबर का डी ऑप्शन का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि हाइपरकैलेमिया के उपचार में निम्न में से कौन सी दवा का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में दिया गया है क्या, ऑप्शन में दिया गया कैल्शियम ग्लूकोनेट, बीम दिया गया एट्रोपिन सल्फेट, सीम दिया गया सल्ब्यूटेमोल, और डीम दिया गया मोडियम बाइकार्बोनेट। कौन सा दवा का उपयोग नहीं किया जाता है बताइए। पूछा गया है कि हाइपरकैलेमिया, ठीक है, हाइपरकैलेमिया में कौन सी दवा का उपयोग नहीं किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सब स्टूडेंट इसका उत्तर देंगे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या, एट्रोपिन सल्फेट। ठीक है, हाइपोकैलेमिया किसका उपयोग नहीं किया जाता है, एट्रोपिन सल्फेट का उपयोग नहीं किया जाता है। यानी इसका उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है, एट्रोपिन सल्फेट का उपयोग नहीं किया जाता है। तो सही उत्तर क्या होगा इसका, बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि आंखों को इरिंगेटिंग के सॉल्यूशन का तापमान कितने डिग्री पर होना चाहिए। ठीक है, यानी आंखों के इरिंगेटिंग के सॉल्यूशन का तापमान कितने डिग्री या फ़ारेनहाइट पर होना चाहिए। ऑप्शन में दिया गया है क्या आपका 90 से 100 डिग्री, बीम क्या पूछा गया, बी ऑप्शन में पूछा गया है 120 से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट पर होगा। सी में पूछा गया 90 से 94 डिग्री होगा। ये प्रश्न गलती पूछा गया। ठीक है, इसमें ऑप्शन उल्टा पुल्टा कर दिया है, इसको मान लीजिए कि डी होगा। ठीक है, इसको मान लीजिए डी होगा। डी में पूछा गया 110 डिग्री होगा। सही आंसर क्या होगा इसका, इसका जो सही आंसर होगा आंखों को जो इरिगेटिंग सॉल्यूशन का जो तापमान होता है वो कितना होता है, 98 से 100 डिग्री तक होता है। ठीक है, 98 से 100 डिग्री तक होता है। इसका जो सही उत्तर होगा ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक, अब हम नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि शरीर में कौन सी संरचना टेलीफोन के तार जैसे काम करती है। ठीक है ना, शरीर में कौन सी संरचना टेलीफोन के तार जैसे काम करता है। ए ऑप्शन दिया गया मांसपेशियां, बीम दिया गया तंत्रिका, सीम दिया गया धमनियां, और डीम दिया गया शिरा है। कौन सी जो संरचना है जो हमारे शरीर में टेलीफोन तार की तरह काम करती है। ठीक है, तो जो तंत्रिका है, ये जो तंत्रिका है जो क्या हमारे शरीर में पूरे जाल की तरह बिछा हुआ है और हमारे टेलीफोन तार की तरह हमारे शरीर में काम करता है। सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, मांसपेशियां नहीं होगा, धमनियां नहीं होगा, शिरा नहीं होगा। तंत्रिका का क्या काम होता है, तंत्रिका का काम होता है कि हमारे शरीर में जितना भी इंफॉर्मेशन होता है, जितना भी सूचनाएं होता है, उसको एकत्र करके क्या करता है, ब्रेन को भेजता है। ब्रेन हमारे मसल को ये चीज़ बताते हैं कि ये ऐसा था, वो ऐसा था। ठीक है, तो तंत्रिका क्या है, संदेश को ब्रेन तक पहुंचाना होता है। ठीक है,
सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न में पूछा गया है मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को उगने वाली संरक्षित झिल्ली कौन सी है। ठीक है, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को उगने वाली संरक्षित झिल्ली कौन सी है। ए ऑप्शन में दिया गया है पेरिटोनियम, बी में दिया गया मस्तिष्कवारण, और सी में पूछा गया पेरिकार्डियम, और डी में पूछा गया फुफ्फुसावारण। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को उगने वाले संरक्षित झिल्ली को क्या कहते हैं हम, मस्तिष्कवारण कहते हैं। क्या कहते हैं, मस्तिष्कवारण कहते हैं। ठीक, देखिए मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के चारों जोड़ जो होता है उसमें क्या कहते हैं, मस्तिष्कवारण कहते हैं। और मस्तिष्क को क्या कहते हैं, तीन मस्तिष्क जो मानव के वो 3 परत से घिरा हुआ रहता है। ठीक है, पहला परत को क्या कहते हैं, पहला परत को हम कहते हैं ड्यूरामेटर कहते हैं, सबसे बाहरी परत। ठीक है, जो सख्त सफेद और रेशेदार संयुक्त उत्तक होता है। ठीक है, अब मध्य परत जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, एरेक्नोइड कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एरेक्नोइड मैटर कहते हैं। और जो एरेक्नोइड मैटर क्या है, तो वो नाजुक झिल्ली की तरह होता है। ठीक है, वो नाजुक झिल्ली की तरह होता है, घिरा हुआ रहता है मस्तिष्क में मध्य परत। और जो लास्ट परत तो होता है जो मस्तिष्क से क्या कहते हैं हम, पायामेटर कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पायामेटर कहते हैं। ठीक है, उसे हम पायामेटर कहते हैं। तो मस्तिष्क से कितना परत होते हैं, 3 परत होते हैं। पहला होता है एरेक्नोइड होता है, पहला एरेक्नोइड हो गया। सुन देखिए, पहला जो परत उसे क्या कहते हैं, उसे ड्यूरामेटर कहते हैं। पहला हो गया ड्यूरामेटर, दूसरा हो गया है क्या, दूसरा हो गया एरेक्नोइड मैटर, ड्यूरामेटर हो गया पहला, दूसरा हो गया एरेक्नोइड, और तीसरा हो गया क्या, पायामेटर हो गया। ठीक है, ये 3 परत है मस्तिष्क, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निकट दृष्टि दोष के रूप में भी जाना जाता है, किसको निकट दृष्टि दोष के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में दिया गया है कि मायोपिया को, बी में दिया गया परसबायोपिया को, सी में पूछा गया हाइपरमेट्रोपिया का, और डी में पूछा गया मोतियाबिंदु। किसको निकट दृष्टि दोष के रूप में जाना जाता है, निकट दृष्टि दोष के रूप में जाना जाता है, किसको जाना जाता है, किसको देखा जाता है निकट दृष्टि दोष के रूप में, मायोपिया का देखा जाता है। किसको, मायोपिया का देखा जाता है। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा, मायोपिया। मायोपिया में क्या होता है, मायोपिया में जो होता है वस्तु को, निकट के जो वस्तु होती है उसको सही से देख नहीं पाते हैं व्यक्ति। ठीक है, जो नजदीक जो वस्तु होते हैं उसको सही से देख नहीं पाते, मगर जो दूर में जो वस्तु होते हैं उसको साफ साफ देख पाते हैं। यही होता है निकट दृष्टि दोष में। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में क्या पाया जाता है, मायोपिया पाया जाता है। और हम निकट दृष्टि दोष से कैसे निवारण करेंगे, निकट दृष्टि दोष से हम कैसे छुटकारा मिलेगा। निकट दृष्टि दोष जो होते हैं उसे कौन सा लेंस का उपयोग करके दूर किया जाता है, तो उसको जो लेंस दिया जाता है उसको अवतल लेंस दिया जाता है। कौन सा, अवतल लेंस दिया जाता है। ठीक, अवतल लेंस का चश्मा लगा कर दे दिया जाता है, जिससे निकट के जो वस्तु होते हैं उसको वो देख पाते हैं, थोड़ा बड़ा देख पाते हैं। ठीक है, अवतल लेंस क्या थोड़ा बड़ा देख पाते हैं। तो जो सही आंसर होगा ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि डॉट का उपयोग करके निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। अभी बताएं कि इसके निकट दृष्टि दोष में कौन, मायोपिया में कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है, अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। सही आंसर आपको बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, उत्तल लेंस का उपयोग किस में किया जाता है, देखिए निकट दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का किया जाता है, और दूर दृष्टि दोष में दूर दृष्टि में किसका उपयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है दूर दृष्टि दोष में, और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक, सही आंसर इस प्रश्न को होगा बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है गंध के बोध के लिए कौन सी कपाल तंत्रिका जिम्मेदार है। गंध के बोध के लिए कौन सी कपाल तंत्रिका जिम्मेदार है। पहला ऑप्शन में दिया गया ऑप्टिक, दूसरा ऑप्शन में दिया गया है ऑल्फैक्टरी, सी में दिया गया वेस्टिबुलो कोक्लियर, और डी पूछा गया ओकुलोमीटर। सही ऑप्शन क्या होगा, इस गंध के बोध के लिए कौन सी कपाल तंत्रिका जिम्मेदार है। इसका जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा,
अल्फैक्टरी, अल्फैक्टरी जो है गंध के लिए जिम्मेदार होते हैं। गंध के बोध के लिए कौन जिम्मेदार होते हैं? अल्फैक्टरी जिम्मेदार होते हैं। जैसे कि आप अगर घर में जाते, अगरबत्ती अगर आप लोग अपने घर में जला देते, बहुत सुगंधित होता है, तो कैसे आपको पता चल जाता है कि ये सुगंधित है? वो जो आपके ब्रेन का ऑल्फैक्टरी नर्व है वो सेंसिटिव होते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं। अगर आप सूंघते हैं, नाक से सूंघते हैं, वो ब्रेन में जाता है, ब्रेन जो ऑल्फैक्टरी नर्व होता है वो इन्फॉर्मेशन देते हैं, ब्रेन को देते हैं, ठीक है, जिससे पता चल जाता है गंध का पता चलता है। किसी भी गंध का पता आपको ऑल्फैक्टरी नर्व के द्वारा ही पता चलता है, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है ये, एक महिला शरीर के बाहर डिम्ब यानी ओएम के निषेचन की प्रक्रिया को कहा जाता है। एम पूछा गया आर्टिफिशियल गर्भाधान, बी पूछा गया इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, सी पूछा गया यूजेनिक्स और डी पूछा गया है जेनेटिक्स इंजीनियरिंग। तो क्या कहा जाता है? डिम्ब के निषेचन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सही आंसर बताए सभी स्टूडेंट। सही आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? इसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। यानी डिम्ब के निषेचन की प्रक्रिया क्या कहा जाता है? इन फैक्ट्री फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, यानी बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? देखिए, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में जो होता है, अंडाणु को बाहर निकाल के क्या किया जाता है? बाहर निकाल के उसको स्पर्म के साथ क्या किया जाता है? यानी शुक्राणु के साथ उसको जोड़ा जाता है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, यानी अंडाणु को बाहर निकाल के शुक्राणु के साथ जोड़ा जाता है इस इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में, ठीक है। इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है ये, लड़कियों में यौवन की पहली घटना कौन सी है? ठीक है, लड़कियों में यौवन की पहली घटना कौन सी? ऑप्शन देख लेते हैं कौन सी होती है। पहला ऑप्शन वो दिया गया है प्यूवर्य, बीम दिया गया रोजो दर्शन, बीम दिया गया बेलाए, सीम दिया गया रोजो दर्शन और डीम दिया गया पेट में दर्द। सही ऑप्शन क्या होगा इसका? 13 नंबर प्रश्न से उत्तर क्या हो जाएगा? रोजो दर्शन कहा जाए, ठीक है। रोजो दर्शन जो पहला महिला में जो लड़कियों में या लड़कियों में यौवन जो पहली घटना होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम रजो दर्शन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हम रजो दर्शन कहते हैं, ठीक है। इस रजो दर्शन कहते हैं। ये रजो दर्शन कब देखा जाता है? लड़कियों में 12 से अगर 14 वर्ष की होती है लड़कियां, तो ये रजो दर्शन देखे जाते हैं। सामान्य भाषा में इसे हम क्या कहते हैं? सामान्य भाषा में इसे हम पीरियड के नाम से भी जानते हैं। सामान्य भाषा में इसे हम पीरियड के नाम से भी जानते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि महिलाओं में यौन का पहला संकेत क्या है? महिलाओं में यौन का पहला संकेत क्या है? बीम दिया गया आवाज में बदलाव, आवाज में, यहाँ आवाज, यहाँ गलती लिख दी है, आवाज में बदलाव। बीम पूछा गया अक्षीय बाल, सी पूछा गया स्तन विकास और डी पूछा गया रजो दर्शन। तो सही आंसर आप लोग सभी बताइए स्टूडेंट। इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी सही आंसर क्या होगा? रजो दर्शन होगा, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका रजो दर्शन हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि मासिक धर्म की शुरुआत होने को क्या कहते हैं? मासिक धर्म जब शुरुआत होती है उसे हम क्या कहते हैं? ए ऑप्शन में दिया गया मेमोरेजिया, बीम दिया गया रजो दर्शन, सीम दिया गया एलिगोमेनोरिया और डीम दिया गया मेनोपॉज। तो सही आंसर क्या होगा इसका? कमेंट करें सभी स्टूडेंट। मासिक धर्म की शुरुआती होने को क्या कहते हैं? हम उसको हम क्या कहते हैं? रजो दर्शन कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? हम रजो दर्शन कहते हैं, यानी मासिक क्या कहते हैं? उसको मासिक धर्म कहते हैं, ठीक है। इसी को रजो मासिक धर्म को हम क्या कहते हैं? रजो दर्शन कहते हैं, यानी पीरियड कहते हैं। ये शुरुआती लक्षण है। मासिक धर्म के शुरुआती लक्षण क्या कहते हैं? रजो दर्शन कहते हैं, पीरियड कहते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि गर्भाशय की सबसे मोटी परत कौन सी होती है? ठीक है, गर्भाशय की सबसे मोटी परत कौन सी होती है? पहला ऑप्शन में दिया गया है एंडोमेट्रियम, बी पूछा गया पेरीमेट्रियम, सी पूछा गया एक्सोमेट्रियम और डी पूछा गया मायोमेट्रियम। सही आंसर क्या होगा? सभी स्टूडेंट उत्तर बताएंगे।
गर्भाशय की सबसे मोटी परत कौन सी होती है? तो गर्भाशय की सबसे मोटी परत एंडोमीट्रियम होता है। क्या होता है इसका? एंडोमीट्रियम। कहाँ है ऑप्शन इसका? ये रहा, एंडोमीट्रियम होता है। गर्भाशय की सबसे मोटी परत कौन होती है? एंडोमीट्रियम होता है, ठीक। और एंडोमीट्रियम क्या होता है? गर्भाशय की सबसे अंदर की परत होती है, सबसे अंदर की परत कौन होता है? एंडोमीट्रियम होता है। और गर्भाशय की मध्य परत कौन होता है? मध्य परत को क्या कहते हैं? उसे हम मायोमीटर कहते हैं। मायोमीटर किसे कहते हैं हम? मायोमीटर होता है गर्भाशय की मध्य परत होती है। और पेरीमीट्रियम, और पेरीमीट्रियम जो है सबसे बाहरी परत होता है। पेरीमीट्रियम क्या होता है? गर्भाशय की सबसे बाहरी परत होता है, ठीक। इतना जानकारी आप लोग याद रखिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि शीशन के पीछे स्थित यानी पेनिस, शीशन यानी पेनिस के पीछे स्थित मूत्र मार्गीय छिद्र को कहा जाता है। पहला ऑप्शन दिया गया है फाइमोसिस कहा जाता है। बी में पूछा गया है कि ओपोस्पीडियस कहा जाता है। सी में पूछा गया हाइपोस्पीडियस कहा जाता है। डी में पूछा गया हाइड्रोसिल कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है इसको? सही आंसर बताइए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, कहा जाएगा हाइपोस्पीडियस कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? हाइपोस्पीडियस कहा जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि ओरल गर्भ निरोधक गोली में होता है। ओरल गर्भ निरोधक गोली में होता है, क्या होता है? केवल एस्ट्रोजन होता है। बी में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होता है। सी में केवल प्रोजेस्टेरॉन होता है। डी में दोनों, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दोनों होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर देते रहिए, ठीक है। बताइए क्या इसका आंसर होगा? ओरल गर्भ निरोधक गोली को में क्या होता है? ओरल गर्भ निरोधक गोली जो होता है उसमें क्या होता है? दोनों होता है, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दोनों होता है, ठीक है। सही ऑप्शन क्या होगा इसका? सही उत्तर इसका डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया खाट में माता के यानी खाट में माता के साथ बच्चों को रखने को क्या कहा जाता है? ठीक, यहाँ हमको थोड़ा डाउट है कि गलत प्रिंट हुआ है ना। सही लिखा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, सही लिखा हुआ है। खाट में माता के साथ बच्चों को रखने को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन जी देखभाल कहा जाता है। बी में कंगारू देखभाल कहा जाता है। सी में कक्ष पालन कहा जाता है। और डी में नवजात देखभाल कहा जाता है। सही ऑप्शन क्या होगा? सभी स्टूडेंट बताइए। इसको सही आंसर हो जाएगा कक्षपाल कहा जाता है ना। कक्ष पालन कहा जाता है। खाट में जो बच्चा रहता है उसे हम क्या कहते हैं? कक्ष पालन कहते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, थोड़ा जल्दी करा देते हैं, बहुत सारा प्रश्न है, ठीक है। 20 नंबर प्रश्न पूछा गया कि पूर्व किशोरावस्था की उम्र क्या है? पूर्व किशोरावस्था की उम्र कितना होता है? 12 से 14 वर्ष होता है। कितना होता है? 12 से 14 वर्ष को क्या कहते हैं? पूर्व किशोरावस्था कहते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मनोविश्लेषण के जनक कौन है? ए में पूछा गया सिगमंड फ्राइड। बी में पूछा गया इवान पावलोस। सी में पूछा गया, बी में पूछा गया इवान पावलोस। और सी में पूछा गया विल्हेम बूस्ट। और डी में पूछा गया है क्या? विलियम्स जेम्स। तो सही आंसर इसका क्या होगा? इसका सही आंसर होगा मनोविश्लेषण के जनक कौन है? सिगमंड फ्राइड का। जो सिगमंड फ्राइड को क्या कहता है? मनोविश्लेषण का जनक कहा जाता है, ठीक है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 22 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है नोजोकोमियल संक्रमण का अर्थ जो प्राप्त होता है, हॉस्पिटल से प्राप्त होता है। बी में कम्युनिटी से प्राप्त होता है। दोनों से प्राप्त होता है। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? ये इस प्रश्न का जवाब सभी स्टूडेंट को आना चाहिए, ठीक है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? नोजोकोमियल संक्रमण कहाँ फैलता है? ये हॉस्पिटल में फैलता है। कहाँ फैलता है? हॉस्पिटल में जो काम करते हैं उस वहाँ के कर्मचारियों के नोजोकोमियल संक्रमण होने का बहुत संभावना होता है, ठीक है। तो नोजोकोमियल संक्रमण कहाँ फैलता है? हॉस्पिटल में फैलता है। तो सही आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि सोयाबीन में निम्न प्रोटीन पाया जाता है।
ग्लूटीन पाया। देखिए सोयाबीन में प्रोटीन पाया जाता है, कौन सा प्रोटीन पाया जाता है ये पूछा गया। आप लोग ध्यान दीजिए प्रश्न को, सोयाबीन में निम्न प्रोटीन पाया जाता है, यानी कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। ए में पूछा गया है ग्लूटेन, बी में पूछा गया है ल्यूसीन, सी में पूछा गया है लेक्टालोब्यूलिन और डी में पूछा गया है ग्लाइसिनिन। सही आंसर क्या होगा इसका? सोयाबीन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ग्लाइसिनिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ग्लाइसिनिन पाया जाता है। सोयाबीन में कौन सा प्रोटीन होता है? ग्लाइसिनिन प्रोटीन होता है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सबसे ज्यादा प्रोटीन किस में होता है? तो आप लोग को सोयाबीन में क्या होता है? सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। ठीक है, इसलिए आप क्या करिए, आप लोग 10 रुपया में लाइए सोयाबीन और खाइए, आराम से प्रोटीन प्राप्त कीजिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि एक कम पिच वाली लगातार खरखराहट है, एक पिच वाली लगातार खरखराहट गड़गड़ाहट के साथ उत्पन्न ध्वनि जो बड़े वायु मार्ग में उत्पन्न अवरोध या स्राव के कारण उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन में आपको दिया गया है कि विड कहलाता है, सी में दिया गया खांसी कहलाता है, बी में दिया गया रांची कहलाता है, सी में पूछा गया खांसी कहलाता है और डी में पूछा गया स्टेटर कहलाता है। क्या कहलाता है? सही आंसर बताइए। चौबीस नंबर प्रश्न से उत्तर क्या हो जाएगा? रांची कराता है। क्या कराता है? रोची, या रांची नहीं होगा, इतना राज्य का नाम लिख दिया है, रोची होगा। क्या होगा? रोची होगा। ठीक है, रोची होगा। इसका जो सही आंसर होगा रोची होगा। ठीक है, सी ऑप्शन होगा, यानी रोची, ये नहीं होगा, रोची इसका नाम होगा। खरखराहट गड़गड़ाहट के साथ जो उत्पन्न ध्वनि जो होता है वायु मार्ग में उत्पन्न अवरोध या स्राव के कारण जो उत्पन्न होता है उसमें क्या कहते हैं? रोची कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रोची कहते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? रोची होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि स्वावग्रान्य विद्यमान होती है कि उदर में? स्वावग्रान्य विद्यमान होती है, कहाँ होती है? उदर में होता है, छोटी आंत में होता है, या बक्कल कोटरन में होता है, या डी में क्या दिया गया है? एलिमेंट्री कनाल में होता है। किस में होता है? ये जो होता है स्वावग्रान्य होता है, किस में होता है? बक्कल कोटरन में होता है। किस में होता है? बक्कल कोटरन में होता है। बक्कल कोटरन में होता है। ठीक है, श्राव्य ग्राम बक्कल कोटरन में क्या पाया जाता है? श्राव्य ग्रंथि पाया जाता है। श्राव्य ग्रंथि पाया जाता है बक्कल कोटरन में पाया जाता है। सही आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि मानव शरीर के कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के रिसाव को नियंत्रित करती है? मानव शरीर में ऐसा कौन सा ग्रंथि है जो पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन सेक्रेट पीयूष ग्रंथि कहाँ होता है? हमारे ब्रेन में होता है। तो पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन सेक्रेट होता है उसको नियंत्रित कौन करता है? ए ऑप्शन दिया गया है याइमस ग्रंथि, बी में दिया गया है क्या? बी में दिया गया थायराइड ग्रंथि, सी में पूछा गया एड्रिनल ग्रंथि और डी में पूछा गया हाइपोथैलेमस ग्रंथि। तो सही आंसर से क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? हाइपोथैलेमस ग्रंथि हो जाएगा। ठीक है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि क्या है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के रिसाव को क्या करता है? नियंत्रित करता है। ठीक है, मानव शरीर में जो हाइपोथैलेमस कहाँ पाया जाता है? ये भी क्या किस में पाया जाता है? ब्रेन में पाया जाता है। ब्रेन में पाया जाता है। ठीक है, ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि पाया जाता है वो क्या करता है? पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन सेक्रेट होता है उसको नियंत्रित करता है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है गुणसूत्रों पर जीनों की उपस्थिति को क्रम है। जीनों यानी गुणसूत्र क्रोमोसोम पर जो जीनों को जो उपस्थिति का क्रम क्या है? ए में दिया गया गोलाकार, बी में दिया गया कुंडलिनीकार, सी में दिया गया रेखाकार, डी में दिया गया उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? देखिए गुणसूत्रों पर जीनों की जो उपस्थिति है तो उसका क्रम कैसा होता है? रेखाकार होता है। कैसा होता है? रेखाकार होता है, यानी लीनियर होता है। कैसा होता है? लीनियर होता है। क्या होता है? लीनियर होता है। ठीक है,
गुणसूत्रों पर जीनों की जो उपस्थिति उसका क्रम कैसा होता है, लीनियर रेखाकार होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न में पूछा गया निम्नलिखित में लिंग महलग्न यानी सेक्स लिंक्ड रोग है, क्षय रोग है, वर्णानता है, बीम पूछा गया धनुजापात है, डीम पूछा गया निकट दृष्टता है। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, यानी कलर ब्लाइंडनेस। इसका जो सही आंसर होगा सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस जो है सेक्स लिंक्ड रोग है, ठीक है, यानी लिंग संलग्न रोग है, यहाँ संलग्न होता है, ठीक है, लिंग संलग्न रोग है, ठीक है। ये मतलब क्या कहते हैं उसको अनुवांशिक रोग कहते हैं, वर्णानता को क्या कहते हैं, अनुवांशिक रोग भी कहते हैं। अनुवांशिक रोग में कौन कौन सा हो जाएगा, हीमोफीलिया भी, हीमोफीलिया क्या है, यानी हीमोफीलिया क्या, ये भी क्या है, एक अनुवांशिक रोग है। हीमोफीलिया में क्या होता है, अगर कहीं पे पेशेंट कहीं कट जाए, किसी को कट जाता है तो वहाँ जो ब्लीडिंग होता है वो जल्दी रुकता नहीं, लगातार बहते रहता है, ठीक है, हीमोफीलिया होता है। ये एक अनुवांशिक रोग है हीमोफीलिया, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ठीक। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि मनुष्य मादा स्पष्ट युग्मज का संघटक होता है। मनुष्य में मादा स्पष्ट युग्मनज का संघटक होता है। ए समझिएगा 22 + x बीम दिया गया है, 22 + y सीम दिया गया है, 44 + x और डीम दिया गया है क्या, 44 + xy। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर क्या होगा, देखिए पुरुष में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है, पुरुष में पाया जाता है एक्स वाई दोनों पाया जाता है, ठीक है, मेल में, और फीमेल में पाया जाता है एक्स पाया जाता है, ठीक है। तो एक्स वाई से क्या होता है, लड़की पैदा होती है, अगर एक्स वाई ज्वाइंट करते हैं तो एक्स वाई से क्या होता है, बॉयज पैदा होता है, ठीक है, बॉयज होते हैं, बच्चा का जन्म होता है, ठीक। तो ये पूछा कि मनुष्य में मादा स्पष्ट युग्मनज क्या होता है, मनुष्य में मादा स्पष्ट युग्मनज का संघटक होता है। इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा इसका 22 + x होगा, ठीक है, क्योंकि x मादा का ना है, यहाँ मादा देखिए, यहाँ मादा पूछा गया, मादा के लिए क्या होता है, x का संकेत होता है, तो 22 + x होगा। तो सही आंसर से क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि गर्भ निरोधक गोलियों में अधिकतर होता है, क्या होता है, जो गर्भ निरोधक गोलियां होता है उसमें क्या अधिकतर पाया जाता है। ऑप्शन दिया गया इस्ट्रोजेन + FSH पाया जाता है, बीम दिया गया प्रोस्टेजोरन + LH पाया जाता है, और सीम पूछा गया FSH + LH पाया जाता है, और डीम पूछा गया कि एस्ट्रोजन + प्रोजेस्टेरोन पाया जाता है। सही ऑप्शन क्या होगा इसका, सभी स्टूडेंट उसका उत्तर दीजिए। ये तो लगता है हम अगले प्रश्न में कराए हैं। इसमें क्या पाया जाता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों पाया जाता है, गर्भनिरोधक गोलियों में पाया जाता है। FSH का फुल फॉर्म क्या होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, क्या होता है, फॉलिकल, तब बोर्ड काम नहीं कर रहे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसका होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। LH का क्या होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इसका नाम होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है, इसका नाम होता है पूरा, याद रखिएगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये सब है, ठीक है। गर्भनिरोधक गोलियां में क्या पाया जाता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों पाया जाता है, ये चीज याद रखें। सही आंसर डी होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि ग्लूकोमा और ट्रेकोमा बीमारी है, गर्दन की बीमारी है, कानों की बीमारी है, मस्तिष्क की बीमारी है, या आंखों की बीमारी है। तो ग्लूकोमा कौन सी बीमारी है, ग्लूकोमा जो है आंखों की एक बीमारी है, किसका बीमारी है, आंखों की बीमारी। सही आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इस प्रश्न यहां से नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। देखिए यहाँ बहुत उल्टा लिखा हुआ है, कोई दिक्कत। 32 नंबर में मानव शरीर में यानी मानव शरीर के किस
किस अंग में शोथ के कारण हेपेटाइटिस होगा, ठीक है, यहाँ दिया गया मानव शरीर के किस अंग में शोथ के कारण हेपेटाइटिस होता है, ठीक है। इसका जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा, लीवर के कारण क्या होता है, हेपेटाइटिस होता है। हेपेटाइटिस में क्या होता है, लीवर तो खराब होता है। हेपेटाइटिस में बिल रूप, जैसे किसी को जॉन्डिस होता है, जॉन्डिस में क्या खराब होता है, हेपेटाइटिस यानी लीवर खराब होता है, इसलिए क्या कहते हैं, हेपेटाइटिस कहते हैं। तो हेपेटाइटिस में क्या होता है, लीवर खराब, यानी शोथ मतलब कौन सा अंग में शोथ के कारण है, तो लीवर होता है, ठीक है। हेपेटाइटिस क्या होता है, लीवर खराब हो जाता है। यही पूछा गया मानव शरीर के किस अंग में शोथ के कारण हेपेटाइटिस होता है, तो लीवर के कारण होता है। किसके कारण होता है, लीवर के कारण होता है। सही आंसर सी होगा इसका। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि BCG टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं। एम दिया गया मीजल्स में, बी में पूछा गया ट्यूबरकुलोसिस में, सी में पूछा गया पोलियो में, डी में पूछा गया है हेपेटाइटिस में। तो किस रोग में BCG का टीका लगाया जाता है, BCG का टीका किस में लगाया जाता है, ट्यूबरकुलोसिस में लगाया जाता है। सभी को याद होगा, ठीक है, सभी स्टूडेंट ने सही जवाब दिए हैं। तो टीबी में ट्यूबरकुलोसिस में किसका टीका लगाया जाता है, BCG का टीका लगाया जाता है, ठीक है। BCG टीका खोज किसने की थी, BCG टीका का जो खोज की थी किसने की थी, कालमेट ने की थी। किसने, कालमेट म्यूरिन ने की थी। कालमेट म्यूरिन ने BCG टीका की खोज किए थे, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है पीत ज्वार का स्थानांतरण होता है। ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन में क्या देख लेते हैं। ऑप्शन में पूछा दिया गया है कि मादा क्यूलेक्स द्वारा, मादा एनाफिलीज द्वारा और मादा एडिस द्वारा, डी पूछा है घरेलू मक्खी के द्वारा। किसके द्वारा होता है सफेद पीत ज्वार, किसके द्वारा होता है, नहीं पीत ज्वार, येलो फीवर का स्थानांतरण कैसे होता है, येलो फीवर का स्थानांतरण होता है वो कैसे होता है, मादा एडिज के द्वारा। किसके द्वारा आता है, मादा एडिज को द्वारा क्या होता है, येलो फीवर होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न में दिया गया है कि तपेदिक रोग का कारण है विषाणु, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ। बताइए क्या होगा सही आंसर। तपेदिक रोग जो होता है किसके कारण होता है, बैक्टीरिया कारण। किसके कारण होता है, बैक्टीरिया कारण, यानी जीवाणु के कारण क्या होता है, तपेदिक रोग होता है, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन का सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि जनन क्षमता में कमी होती है, विटामिन ए की कमी होती है, विटामिन बी की कमी होती है, विटामिन के की कमी होती है, विटामिन ई की कमी होती है। सही आंसर क्या होगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, जनन क्षमता में कमी होती है। कौन से विटामिन की, विटामिन ई की कमी होती है। किसकी कमी होती है, विटामिन ई की कमी होती है। विटामिन कितने प्रकार होते हैं, विटामिन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। क्या होता है, एक पानी में घुलनशील होता है, एक वसा में घुलनशील होता है, ठीक है। पानी में कौन कौन से विटामिन घुलता है, यानी वाटर में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है, विटामिन बी हो गया और विटामिन सी हो गया, ये पानी में घुलनशील है, ठीक है। और जो वसा में जो होता है, वसा फाइट में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है, ए हो गया, डी हो गया, ई हो गया और के। ये विटामिन सब जो है वसा में घुलनशील विटामिन है, ठीक है। तो इतना चीज आप लोग याद रखिएगा। सही आंसर इसका होगा डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि विटामिन की खोज किसने की थी। विटामिन खोज किसने की थी, लुलिन ने की थी, फंक ने की थी, सुमनर ने की थी या सॉगर ने की थी। विटामिन खोज किसने की थी, विटामिन की खोज जो की थी उसे क्या नाम था उसका जो नाम था फंक था। उसका क्या नाम था, फंक ने की थी, विटामिन की खोज की थी। विटामिन खोज कब किया था, 1911 में फंक ने विटामिन की खोज की थी, ठीक है। और एक जानकारी के लिए बताइए कि आप लोग विटामिन से कितना ऊर्जा प्राप्त होता है या कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। तो
आप लोग याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं करिएगा कि विटामिन से क्या होता है, कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। विटामिन से क्या होता है, विटामिन से कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है, ठीक। तो ऊर्जा प्राप्त नहीं तो क्या होता है, देखिए ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है विटामिन से, ठीक है, मगर क्या होता है, ये हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है, ठीक है। क्या होता है, ये हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है, बहुत सारी चीज़ में ये फायदा पहुंचाते हैं, ठीक है। जैसे कि विटामिन सी लीजिए, अगर विटामिन सी नहीं रहेगा तो क्या होगा, जैसे मसूर से क्या होता है, खून आने लगता है, मगर विटामिन सी ज़्यादा हो जाएगा तो ये जरूरी है कि ऊर्जा प्राप्त हो जाएगा, पेट भर जाएगा, ये होता नहीं है। क्या होता है, वो सहायक होता है हमारे शरीर में, ठीक है। तो यही कारण विटामिन क्या होता है, ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है। विटामिन की खोज फंक ने किया था 1911 में किया था, ठीक। विटामिन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, इतना तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, स्टूडेंट कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड है, सही आंसर बताइए। ये प्रश्न कराया हुआ है, सही आंसर बताइए क्या होगा इसका। पहला ऑप्शन में दिया गया सुक्रोज, बी में दिया गया है आपका ग्लूकोज एवं फ्रैक्टोज, और सी में पूछा गया ग्लाइक्टोज, डी में पूछा गया उपयुक्त सभी। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, पूछा गया है क्या, कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड कौन सा है। तो मोनोसैकेराइड जो है ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोज क्या है, मोनोसैकेराइड है। ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोज क्या है, मोनोसैकेराइड। सही आंसर बी ऑप्शन का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है आयरिस का क्या काम होता है। आयरिस हमारे आँख में जो आयरिस होता है उसका क्या काम होता है। आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना, बी में पूछा गया आँखों में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को लौटाना, और सी में पूछा गया है कि प्रतिबिंब लेंस को चित्र भेजना, और डी में इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा, आयरिस का क्या काम, आयरिस का काम है कि आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को क्या करना होता है, नियंत्रित करना होता है। क्या करना होता है, आंख में जो प्रकाश जाता है उसको क्या करना होता है, नियंत्रित करना काम होता है, ठीक है। सही आंसर क्या, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 40 नंबर प्रश्नों के 10 प्रश्न और कराएंगे, ठीक है, तो घबराए नहीं आप लोग, आराम से प्रश्न का जवाब देते रहिए, ठीक है। 40 नंबर प्रश्न में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी किरणें आंखों से नहीं देखी जा सकती। ए में दिया पराबैंगनी किरणें, बी में दिया गामा किरणें, सी में दिया अवरक्त किरणें, और डी में पूछा गया उपयुक्त सभी। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, कौन सी किरण को हम अपने आंखों से देख नहीं पाते हैं, ठीक है। तो ये तीनों को क्या करते हैं हम, अपने ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, ठीक है। यानी पराबैंगनी किरण, गामा किरण और अवरक्त किरण क्या करते हैं हम नहीं देख पाते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी, यानी डी सभी। सही आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि आंख के लेंस के धुंधला होने जाने को क्या कहते हैं। आंख का लेंस जब धुंधला हो जाता है उसको क्या कहते हैं, मायोपिया कहते हैं, हाइपर मायोपिया कहते हैं, नेत्र श्लेष्म कर दिया, मोतियाबिंद कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम, मोतियाबिंद कहते हैं, ठीक है। आंख का जो लेंस जो जब किसी को हम धुंधलापन देखते हैं, साफ साफ नहीं देख पाते, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे मोतियाबिंद कहते हैं। क्या कहते हैं, मोतियाबिंद कहते हैं, ठीक है। मायोपिया था निकट दृष्टि दोष हो गया, ठीक है, क्या हो गया, निकट दृष्टि दोष है। और धुंधला जिस चीज को देखते साफ साफ नहीं देख पाते हैं उससे हम मोतियाबिंद कहते हैं, ठीक। जिसमें बेलनाकार लेंस का उपयोग करके उसे दूर किया जाता है। किसका, बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र है स्पाइनल कॉर्ड, बी में पूछा गया सतही तंत्रिका, सी में पूछा गया है कि मोटर तंत्रिका, और डी में पूछा गया केंद्रीय तंत्रिका। सही उत्तर क्या होगा इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या, तंत्रिका। प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र कौन है, स्पाइनल कॉर्ड है। क्या कौन सा है, स्पाइनल कॉर्ड जो है प्रतिवर्ती क्रिया को बताता है, केंद्र है, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन इसका। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि उत्सर्जन की इकाई क्या है, यानी एक्सर्शन की इकाई को क्या कहते हैं। न्यूरॉन कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, उत्सर्जन की इकाई को क्या कहते हैं, उत्सर्जन की इकाई को हम क्या कहते हैं,
नेफ्रॉन कहते हैं। सर क्या कहते हैं हम उसे? नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? यानी नेफ्रॉन क्या है? किडनी की संरचनात्मक इकाई। क्या है? नेफ्रॉन क्या है? किडनी की संरचनात्मक इकाई। ठीक है, और जो तंत्रिका तंत्र यानी तंत्रिका तंत्र का इकाई क्या है? न्यूरॉन। क्या है? तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन कहते हैं। और किडनी के इकाई को क्या कहते हैं हम? संरचनात्मक इकाई को हम नेफ्रॉन कहते हैं, और तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक इकाई को हम न्यूरॉन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन कहते हैं किसको? तंत्रिका तंत्र को। तंत्रिका तंत्र की इकाई को न्यूरॉन कहते हैं, और उत्सर्जन यानी किडनी की इकाई को क्या कहते हैं? किडनी की इकाई को हम नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि किडनी की खराबी के कारण रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ने को क्या कहते हैं? यूरेमिया कहते हैं, एनुरिया कहते हैं, सी में यूरोक्रोमिया कहते हैं, डी में उपरोक्त सभी कहते हैं। क्या कहते हैं? सही भी प्रश्न, सभी स्टूडेंट इसका उत्तर बताइए। अगर किसी का किडनी खराब हो जाता है और हमारे शरीर में खराब जब हो जाता है तो यूरिया जो हमारे शरीर में ज़्यादा मात्रा में बढ़ने लगता है उसको हम क्या कहते हैं? अगर ज़्यादा यूरिया हो जाता है हमारे ब्लड में उसे हम क्या कहते हैं? यूरेमिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम? यूरेमिया कहते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन उसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, शरीर में सबसे बलशाली पेशी पाई जाती है? भुजा में पाई जाती है, जांघ में पाई जाती है, जबड़े में पाई जाती है, हृदय में पाई जाती है? कि सबसे बड़ा बलशाली पेशी किसमें पाया जाता है? जबड़े में पाई जाती है। किसमें? जबड़े की हड्डी क्या होता है? सबसे मजबूत हड्डी होती है। हमारे शरीर का सबसे मजबूत अंग कौन सा है? जबड़े होता है। ठीक है, शरीर की सबसे बलशाली पेशी पाई जाती है कहाँ पाई जाती है? जबड़े में पाई जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि बाह्य कर्ण का कठोर लचीला भाग बना होता है? कंडरा का, बी में पूछेगा अस्थि का, सी में पूछेगा उपास्थि और डी में पूछेगा स्नायु का। किसका बना होता है? उपास्थि का बना होता है। किसका बना होता है? उपास्थि का। बाह्य कर्ण का जो कठोर लचीला भाग होता है किसका बना होता है? उपास्थि का बना होता है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में किस निमित्त है? मांसपेशियों के कार्य करने के लिए, खून जमने के लिए, सी पूछा गया हड्डियों के विकास के लिए, और डी पूछा गया उपयुक्त सभी। सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट? सभी जवाब देंगे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? हड्डियों के विकास के लिए। ठीक है, कैल्शियम आवश्यकता क्यों पड़ती है? कैल्शियम आवश्यकता होती है हड्डियों का विकास के लिए। ठीक है, सबसे हड्डियों में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? कैल्शियम रहता है। हड्डियों में क्या रहता है? हड्डियों में कैल्शियम रहता है। ठीक है, तो कैल्शियम जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा ग्रोथ होगा हमारे शरीर का। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 3 प्रश्न और है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ठीक है, देखिए यहाँ जो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी होगा क्या होगा? बोन होगा। हाँ, बोन लिखा होगा। ठीक है, गलती लिख दिया है। तो मानव शरीर में सबसे छोटी बोन कौन सी है? टिबिया, ट्रेपेजियम, स्टेपेज और जांघ की हड्डी। कौन सी हड्डी सबसे छोटी होती है? देखिए जांघ की हड्डी जो है फीमर जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं? फीमर। वो हड्डी क्या सबसे बड़ी हड्डी है। ठीक है, टिबिया तो बड़ा हड्डी है, ट्रेपेजियम भी बड़ा हड्डी, स्टेपेज जो है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? हड्डी से, दिल से, गुर्दा से या फेफड़े से? किससे संबंधित है ऑस्टियोपोरोसिस? ऑस्टियोपोरोसिस रोग जो है किससे संबंधित है? ये हड्डी से संबंधित है। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस रोग किससे संबंधित है? हड्डी से संबंधित है। ऑस्टियोपोरोसिस रोग किससे संबंधित? हड्डी संबंधित। और ऑस्टियोपोरोसिस रोग
किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस रोग होता है। किसकी कमी से? विटामिन डी की कमी से क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस रोग होता है। ठीक है, अब हम लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। लास्ट प्रश्न में पूछा गया है कि हमारे फेफड़े में कोशिकाएं होती है। हमारे फेफड़े में कोशिका है, हमारे फेफड़े में जो कोशिका होती है कितना होता है? जैसे ऑप्शन दिया है कि 100 मिलियन होता है, बी में दिया है कि 200 मिलियन होता है, सी में दिया गया 400 मिलियन होता है, डी में दिया गया 600 मिलियन होता है। कितना मिलियन कोशिकाएं हमारे फेफड़े में होती है? हमारे फेफड़े में जो होती है कितना होता है? 600 मिलियन होता है। कितना होता है? 600 मिलियन हमारे फेफड़े में कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न में हम इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि 50 क्वेश्चन का करा दिया आप लोग को जो बोले थे, और आप लोग एक बार में नहीं समझे दोबारा इस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा देखिएगा, समझिएगा, दोबारा पढ़िएगा। ठीक है, अगला वीडियो में हम क्या करेंगे, यहाँ से प्रैक्टिस सेट 4 है, 4 से हम 51 नंबर से करेंगे। कहाँ से कराएंगे? 50 तक करा दिया है, 51 से आप लोग को पढ़ाएंगे। क्या करेंगे? 51 से हम आप लोग को MCQ कराएंगे। ठीक है, 100 तक कराएंगे। ठीक, अगले वीडियो में। तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, और आप लोग वीडियो को क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को पूरे वॉच करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्त लोग में भी इसको शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद।